आज के इस लेक्चर से हम सी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। खास तौर पर ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में इस लेक्चर में डिटेल से जानकारी दी जाएगी। आने वाले अगले लेक्चर में हम कुछ और स्टेटमेंट्स जो ब्रांचिंग के अलावा रह जाएंगी उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को समझने से पहले सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सभी सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को दर्शाते हैं। We know that a program is a set of instructions, statements, and the execution of these instructions is essentially sequential in nature. जैसे कि आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम को स्ट्रक्चराइज करके सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को दर्शाया गया है। जैसे कि इस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन 1 के बाद 2, 3, 4 1 बाय 1 ये सभी इंस्ट्रक्शंस जिस सीक्वेंस में लिखी हुई हैं उसी सीक्वेंस में काम कर रही हैं। इस तरह के प्रोग्राम जिनमें इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। These instructions or statements are executed in order of their appearance in the program. प्रोग्राम में यह इंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर में हमें लिखी हुई मिल रही हैं, सीपीयू उसी ऑर्डर में इन्हें 1 बाय 1 टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता रहेगा। इन मैनी केसेस वी नीड नॉट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। कई केसेस में हमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं होती। वी नीड टू एग्जीक्यूट सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन ए सिचुएशन और कंडीशन, और समटाइम्स वी वांट टू रिपीट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स a number of times or want to transfer control from one location to another location in a program. कई सिचुएशंस में हमें किसी कंडीशन पर आधारित कोई खास स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करवानी होती है, या कई बार हमें किसी स्टेटमेंट्स को रिपीट करना पड़ता है, या कई बार कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करना पड़ सकता है। इस तरह से इन अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में काम करवाने पड़ सकते हैं। इन्हीं सर्कमस्टांसेस में, इन्हीं सिचुएशंस में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं। Thus we can say that those statements which are used to control the flow of execution of a program are called control statements. यह इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम में उसके एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करती हैं वह स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। अर्थात हम प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन चली आ रही थी सीक्वेंशियल, उस सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को चेंज करके हम अपने अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन करके, किसी काम को रिपीट करके, या कंट्रोल एक इंस्ट्रक्शन से किसी और इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफर करके। इस तरह से विभिन्न प्रकार से हम उस एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और इन सब कामों को करवाने के लिए जो हम स्टेटमेंट्स यूज करेंगे सी के प्रोग्राम्स में उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहा जाएगा। आइए अब इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन कैसे होती है? जैसे आपके पास एक इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, एक हमने कंडीशन लगा दी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि या तो हमारी इंस्ट्रक्शन 3 काम करे या इंस्ट्रक्शन 4 काम करे, दोनों में से एक काम करवाना चाहते हैं। वांट्स सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन फ्रॉम दीज 2 स्टेटमेंट्स। इन दोनों में से एक काम करने के बाद वह अगली इंस्ट्रक्शन पर आ जाए। तो इस ब्लॉक में जो आपको इस बॉक्स में दिखाया गया है, हम यहाँ पे सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस की।
तो इस सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए, इस डिसीजन मेकिंग के लिए कि हमने दोनों में से कौन सा काम करवाना है, उसके लिए हम सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, जिसके लिए हमें प्रोग्राम में एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। अगर यह कंडीशन ट्रू होगी तो वह इंस्ट्रक्शन 3 पे काम करेगी और काम करके इंस्ट्रक्शन 5 पर आ जाएगी। परंतु अगर यह कंडीशन फॉल्स हो तब वह इंस्ट्रक्शन 4 पर काम करेगी और इंस्ट्रक्शन 4 के ऊपर काम करने के बाद इंस्ट्रक्शन 5 पर आ जाएगा। इस तरह से इस कंडीशन की रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा काम होगा, इंस्ट्रक्शन 3 वाला या 4 वाला। तो सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन की हेल्प से कई कामों में से कोई एक काम ही हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंडीशंस को यूज करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आइए इसे एक और डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है, इस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बेसिकली इन कंडीशंस को बनाने के लिए हम रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, जिनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है। अगर यह कंडीशन ट्रू होगी तो इंस्ट्रक्शन 3 काम करेगी, अगर फॉल्स होगी तो इंस्ट्रक्शन 4 काम करेगी। अर्थात इन दोनों में से कोई एक ही इंस्ट्रक्शन इस सिचुएशन पर काम करेगी। तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन फ्लो में जहां पर हम प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन चाहते हैं, वहां पे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके यह काम करवा सकते हैं। आइए अब देखते हैं रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन कैसी होती है। इंस्ट्रक्शन 1 के बाद हमने कोई कंडीशन लगा दी, हम चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन 2 लगातार काम करती रहे। लिखा एक बार है यहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन को, बट वह काम 5, 10, 15 हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने बार वह काम रिपीट हो। तो किसी इंस्ट्रक्शन को रिपीट करवाने के लिए हम रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। जब यह काम रिपीट हो गया उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन 3 पर आगे प्रोग्राम की तरफ आ जाए। तो इसमें कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो इंस्ट्रक्शन 2 काम करेगी, उसके बाद कंट्रोल फिर वापस जाएगा कंडीशन की तरफ, और यह रिपीटिशन इंस्ट्रक्शन 2 की तब तक चलती रहेगी, होती रहेगी जब तक यह कंडीशन ट्रू है। हर बार इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स में कंट्रोल वापस कंडीशन की तरफ जाएगा और वापस फिर कंडीशन ट्रू होने पर इंस्ट्रक्शन 2 को रिपीट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस तरह से यह रिपीटिशन है जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की, वह लगातार तब तक होती रहेगी जब तक कि हमारी दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तब वह इस ब्लॉक से रिपीटिशन के काम को बंद करके अगली इंस्ट्रक्शन पर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इस तरह सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में हम जहां भी एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करते हुए किसी स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना चाहते हैं, वहां पे हम इन रिपीट करने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी भी इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे रिपीट करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही इंस्ट्रक्शन होगी। 1 or more statements can be repeated। कब तक रिपीट होंगी? जब तक यह कंडीशन ट्रू रहेगी। आइए अब हम जंपिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कैसे कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन चल रही थी, हम जिस पॉइंट से कंट्रोल को ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पे हम कोई जंपिंग स्टेटमेंट्स जो हमारे कंट्रोल को एक जगह से किसी और इंस्ट्रक्शन पर ट्रांसफर कर देगी कंट्रोल को, वह अपनी जरूरत अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं। और यह जो जंपिंग स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट जहां पे वो जंप होके गया है उनके बीच में जितनी इंस्ट्रक्शन थी वो सारी क्या होगी? स्किप होगी। यहाँ से जंप लगाकर कंट्रोल को कहीं भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ भी कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह हम 3 तरीकों से अपने प्रोग्राम में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 तरीकों के आधार पर हम अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी 3 कैटेगरी बनेंगी? पहली ब्रांचिंग, फिर लूपिंग
थर्ड वन इज जंपिंग। ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए हम प्रोग्राम में इफ एल्स, एल्स इफ लेटर, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का एक ही काम है, ब्रांचिंग करना, अर्थात सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन करना। सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन में हम कई कामों में से कोई एक काम करवाना चाहते हैं, तब इस ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग करेंगे और उसके लिए हम अलग अलग सिचुएशन में इन अलग अलग ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ब्रांचिंग क्यों यूज की जाती है, यह स्टेटमेंट्स क्यों यूज की जाती हैं, सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए या डिसीजन मेकिंग के कामों के लिए। डिसीजन मेकिंग क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कई स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट्स को डिसाइड करने का सिचुएशन है कि कौन सी स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। लूपिंग स्टेटमेंट सेकंड कैटेगरी है जो किसी काम को रिपीट करवाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। लूप हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है प्री टेस्ट लूप जिसमें फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, और दूसरा है पोस्ट टेस्ट लूप जिसमें डू व्हाइल लूप। हमारे पास तीन लूप है, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। फॉर व्हाइल को हमने प्री टेस्ट कैटेगरी में रखा है, पोस्ट टेस्ट में हमने डू व्हाइल को रखा है। काम तीनों का एक है, क्या किसी काम को, किसी स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना। प्रोग्राम में हम जहां पे भी किसी काम को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं वहां पे हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट वन इज जंपिंग स्टेटमेंट्स, जो तीसरी कैटेगरी हमने की थी कि कंट्रोल को एक जगह से किसी और जगह पर प्रोग्राम में ट्रांसफर करना है, तब हम जंपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब तक हमने जो प्रोग्राम किए हैं उनमें हमने सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को देखा है, स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं, बट अब इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की सहायता से हम उन सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के फ्लो को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पे आपने उस सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन करनी है वहां पे आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स यूज करोगे, जहां पे आपने किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है वहां पे आप लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करोगे, जहां पे आपने कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है वहां पे आप जंपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग करोगे। आइए अब हम सबसे पहले ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन द यूजर वांट्स द सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग यूजर द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन को करवाने के लिए किया जाता है और यह सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन किसी खास कंडीशन पर आधारित होती है, अर्थात एक कंडीशन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। The execution path depends upon the condition. एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है कि किस इंस्ट्रक्शन के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन आएगी वह टोटली कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इन स्टेटमेंट्स को ब्रांचिंग, सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहा जा सकता है। C language supports the following branching control statements for decision making purposes in the programs. C लैंग्वेज निम्नलिखित ब्रांचिंग स्टेटमेंट की सहायता से डिसीजन मेकिंग काम को करवाने में सहायता करता है। यह स्टेटमेंट्स हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट। ब्रांचिंग और सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन कैसे होती है इसका एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन यहाँ पे चल रही है और इस ब्लॉक में हम कुछ सिलेक्शन चाहते हैं कि या इंस्ट्रक्शन 3 काम करे या इंस्ट्रक्शन 4। इन में से एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, यह डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ब्रांचिंग या सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स में यह कंडीशन डिसाइड करेगी कि इंस्ट्रक्शन 3 काम करेगी या 4। यह टोटली डिपेंड करता है कंडीशन के रिजल्ट पर। अगर इसका कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो इंस्ट्रक्शन 3 काम करके अगली स्टेटमेंट पे चली जाएगी। अगर यह कंडीशन फॉल्स होती तो
यहाँ से कंट्रोल इंस्ट्रक्शन 4 पर ट्रांसफ़र होता और वह काम करके वो इस ब्लॉक के बाद वाली अगली स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को ले जाता। जैसे कंडीशन अगर ट्रू है तो इंस्ट्रक्शन 3 काम करेगी और कंडीशन फॉल्स है तो इंस्ट्रक्शन 4 काम करेगी, अर्थात दोनों में से एक ही इंस्ट्रक्शन काम करेगी, डिपेंड करेगा कंडीशन के रिजल्ट पर। आइए अब इफ़ स्टेटमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स जो हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करें। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में इफ़ के कई रूप हैं जिनको अलग अलग तरीक़ों से हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। पहली है इफ़ स्टेटमेंट, जिसको सिंपल इफ़ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ओनली इफ़ स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एक ही इफ़ स्टेटमेंट्स को हम इन 4 अलग अलग तरीक़ों से प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। आइए वन बाय वन इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट। This decision making statement is used only when we want to execute a statement or set of statements when the given condition is true. इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ तब काम करे जब दी गई कंडीशन ट्रू हो। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वह स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स का समूह है जो वो काम ना करे। अर्थात ट्रू होने पर कोई चीज़ काम कर रही है और फॉल्स होने पर वह काम नहीं करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। फॉल्स होने पर क्या काम करेगा इसमें यह नहीं बताया जाता, इसमें सिर्फ यह बताया जाएगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या काम करे। वह काम होगा या नहीं होगा टोटली किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे, कंडीशन के ट्रू होने पे। अगर फॉल्स है तो वह काम नहीं होगा, ट्रू है तो वह काम होगा। आइए अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, अर्थात यह स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगी जब यह दी गई कंडीशन ट्रू होगी। तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम इसको प्रोग्राम में किस प्रकार यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको प्रोग्राम में। जहाँ पे भी हमने डिसाइड करवाने वाला कोई काम करना है कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या ना हो, तो वहाँ अपनी ज़रूरत अनुसार हम इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ के बाद गोल ब्रैकेट में कंडीशन लिखी जाती है जो कि रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर की सहायता से बनाई जाती है। अब इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन इस कंडीशन के ट्रू होने पे डिपेंड करेगी। अगर ट्रू है स्टेटमेंट काम करेगी, अगर ट्रू नहीं है अर्थात फॉल्स है तो यह स्टेटमेंट काम नहीं करेंगी। आइए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी सिंटैक्स देखते हैं। इसमें ऊपर वाले सिंटैक्स की तरह ही एक सिंटैक्स दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे करली ब्रेसेस लगे हुए हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट्स। जी हाँ, अगर आप सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, किसी सिंगल काम को करवा रहे हैं कंडीशन के ट्रू होने पर, तब इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम करली ब्रेसेस का प्रयोग कर सकते हैं। करली ब्रेसेस की सहायता से हम इन सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अर्थात जब यह कंडीशन ट्रू होगी तो यह पूरा का पूरा ब्लॉक एक सिंगल ग्रुप है जो स्टेटमेंट्स का, वो पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस ब्लॉक की एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी जब यह कंडीशन फॉल्स होगी। आइए अब इस पर हम एक प्रोग्राम बनाकर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए। जब प्रोग्राम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तब यह मेमोरी में 2 ब्लॉक क्रिएट करेगा जहां पर a और b की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में स्टोर होगी। उसके बाद अगली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तब मैसेज आएगा, यह मॉनिटर स्क्रीन आपको दिखाई गई है। यहाँ पे क्या मैसेज होगा, इंटर 2 वैल्यूज, क्योंकि प्रिंटफ का काम है मॉनिटर स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे या कंसोल स्क्रीन पे
मैसेज को डिस्प्ले करना। यह मैसेज हमें दिखाई दे रहा है एंटर टू वैल्यूज, किस कारण? इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के कारण। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगली स्टेटमेंट स्कैनफ एग्जीक्यूट होगी, जो यहाँ पे हमसे ए और बी की वैल्यू डिमांड करेगी। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स एक ही स्कैनफ में लगाए हैं। जितने वेरिएबल हम यहाँ पे लगाएंगे उनको कॉमा से सेपरेट करना है और हर एक वेरिएबल को एंड की निशानी के साथ ही लगाना है। जितने वेरिएबल हैं उतने ही फॉर्मेट कोड उसी के अनुरूप ही हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जैसे इन दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप इंट है तो दोनों के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग से %d कोड फॉर्मेट कोड का प्रयोग किया है। तो स्कैनफ यहाँ पे हमसे दो वैल्यूज, एक ए की और एक बी वेरिएबल की वैल्यू हमसे लेगा और उनको ए और बी के मेमोरी एड्रेस पर स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ए की वैल्यू 6 पुट की, एंटर किया तो 6 वैल्यू ए के मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो गई। फिर उसके बाद बी वैल्यू हमने दी 6, ये भी हमने इनपुट की तो वह वैल्यू उसने बी में स्टोर करवा दी। आप सेम वैल्यू भरते हो डिफरेंट वैल्यू भरते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर ए और बी की सेम वैल्यू इनपुट करवाई और एंटर करके उनको ए और बी की मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवा दिया। अब अगली लाइन पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है, इससे पहले हमारी सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन चल रही थी, बट यहाँ पे आके हम डिसाइड करवाना चाहते हैं कि यह मैसेज शो हो या ना हो। यह मैसेज शो हो या ना हो, यह कंप्लीटली इस इफ कंडीशन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। इसका रिजल्ट ट्रू आता है या फॉल्स। आइए देखते हैं। ए की वैल्यू मेमोरी से 6 उठाएगा, फिर बी की वैल्यू भी मेमोरी से 6 उठाई। 6 इक्वल्स टू 6, ये क्या हुआ? ट्रू है। 6 के बराबर है, यह कंडीशन ट्रू हुई, जिसके कारण उसने इफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ उसको एग्जीक्यूट कर देना है। ये देखिए यह कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 6 के बराबर है। सही बात है यह, इसलिए उसने इस कंडीशन को ट्रू मानकर अगली स्टेटमेंट इफ के बाद वाली प्रिंटफ है जो बोथ नंबर्स आर इक्वल टू एग्जीक्यूट कर देना और हमारी स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर यह कंडीशन फॉल्स होती तब यह मैसेज हमें शो नहीं होना था। आइए इस प्रोग्राम को एक बार फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम ए और बी की वैल्यू डिफरेंट इनपुट करवाएंगे। सेम प्रोग्राम है बट उसको दूसरी बार हम एग्जीक्यूट करेंगे अलग अलग वैल्यूज देकर। सबसे पहले ए और बी को मेमोरी एलोकेट होगी, फिर मैसेज आएगा एंटर टू वैल्यू, स्क्रीन पे मैसेज आ गया। फिर स्कैनफ एग्जीक्यूट होगा जो हमसे ए और बी की वैल्यू डिमांड करेगा। ए की वैल्यू 6 भर के हमने एंटर किया, ए में स्टोर हो गया। फिर बी की वैल्यू 7 इनपुट की और वह बी की मेमोरी में स्टोर होगी। अब यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी। कंडीशन कैसे टेस्ट हुई? इफ ए की वैल्यू कितनी ले ली? 6, बी की वैल्यू कितनी है? 7। क्या 6 7 के बराबर है? नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। और अगर रिजल्ट फॉल्स आता है तो प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये वाली इफ के बाद वाली स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, वह सीधा उससे अगली स्टेटमेंट पर चला गया जहां पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है और उसके बाद हमारा कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आएगा। अर्थात अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तब तो इफ के बाद वाला काम होगा, अगर फॉल्स होते तो इफ के बाद वाला काम नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ एल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यह डिसीजन मेकिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली एक और फॉर्म है इफ स्टेटमेंट की। In this statement, if the condition to be tested is true, then the statement or block of statements immediately after the if statement is executed. इसमें क्या होगा कि अगर if में जो कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं अगर वह ट्रू हो जाती है तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो इफ के तुरंत बाद हैं वह एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। अर्थात अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के बाद वाला काम होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद वाला काम होगा। तो इफ और एल्स इन दोनों के साथ जो ब्लॉक्स या स्टेटमेंट्स हम लगाएंगे उन दोनों में से एक ही काम एग्जीक्यूट होगा और वह कंप्लीटली डिपेंड करेगा कंडीशन के रिजल्ट पर। आइए अब इस सिंटैक्स की हेल्प से देखते हैं इसे। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या
फॉल्स होगा। अगर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू है तो यह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स काम करेगा और यह काम करने के बाद हम इससे बाहर इफ एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यह एल्स पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र करेगी और उसके साथ जो अटैच्ड ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का उसको एग्जीक्यूट करने के बाद इस ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट्स होगी उन्हें एग्जीक्यूट करेगी। इस तरह से इस ब्लॉक या इस ब्लॉक में से कोई एक ही काम होगा जो कंडीशन के रिजल्ट ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करता है। एक सिंपल लॉजिक आपने हमेशा याद रखना है कि इफ़ वाला काम सिर्फ कंडीशन ट्रू पर होगा और एल्स वाला काम कंडीशन के फॉल्स होने पर होगा। यह कंसेप्ट दिमाग में बिठाकर आप चलोगे तो आगे जितने भी कंसेप्ट टॉपिक आएंगे वो आपको इजीली फॉलो होंगे कि कैसे कंप्यूटर है जो उस प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन करता है उसको चलाता है। याद रखना है कंडीशन ट्रू होने पर इफ़ ब्लॉक वाला काम पहला ब्लॉक काम करेगा, कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स वाला ब्लॉक है जो ब्लॉक 2 वह काम करेगा। यह कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हों या दोनों में से कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो। हमेशा और हमेशा एक सिंगल ब्लॉक ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के आधार पर। आइए अब इसकी जो एग्जीक्यूशन है, वैसे तो हमने पिछली सिंटैक्स में देख ली, बट यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के साथ यह आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। यह फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इस फ्लो चार्ट में इफ एल्स स्ट्रक्चर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वह बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इफ में कंडीशन दी गई है जैसे यहाँ पे दी है। अगर यह कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि अगर यह कंडीशन ट्रू है तो कौन सा ब्लॉक काम कर रहा है, ब्लॉक 1, अर्थात ट्रू होने पर यह ब्लॉक काम करेगा। और अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तब वह कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा ब्लॉक जो कि एल्स के साथ है, अर्थात फॉल्स आता है तो यह ब्लॉक एल्स वाला काम करेगा। तो इन दोनों में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद जो इफ एल्स के बाद अगली स्टेटमेंट होगी वह अपना काम एज इट इज करती रहेगी, अर्थात स्टेटमेंट 1 वाले ब्लॉक को काम करने के बाद भी इससे बाहर आ जाएंगे और स्टेटमेंट 2 अगर चलता है ब्लॉक तो उसके बाद भी हम उससे बाहर आ जाएंगे। ये था इफ एल्स स्टेटमेंट की वर्किंग को रिप्रेजेंट करता हुआ फ्लो चार्ट। इसे हम फ्लो चार्ट बोलेंगे जो किसी प्रोग्राम में किसी चीज़ के एग्जीक्यूशन फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब एक प्रोग्राम की हेल्प से अब देखते हैं कि यह काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमने मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जिनका नाम a और b रखा है, जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, अर्थात मेमोरी में सबसे पहले एक ब्लॉक a बना, फिर एक ब्लॉक b बना। उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई printf एंटर 2 वैल्यूज। इसने यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन नीचे दिखाई गई है, आपको मैसेज शो करवाया एंटर 2 वैल्यूज, इतना मैसेज आएगा। उसके बाद अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी scanf, जिसमें हमने a और b की वैल्यू को इनपुट करवाया है %d कोड यूज करके, क्योंकि हम इंट डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू 25 रखी और b की वैल्यू स्पेस डाल के ही एंटर की जगह हमने यहाँ पे स्पेस रख दिया। स्पेस देकर भी आप एक से ज़्यादा वैल्यूज इनपुट करवा सकते हो जितने वेरिएबल्स यहाँ पे आपने प्रोवाइड किए हैं। आप हर वैल्यू अलग अलग लाइन में भी दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप 25 टाइप करके एंटर करेंगे तो वह 25 वैल्यू ए की मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। और सेकंड वैल्यू है जो 63 वह बी की मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ए लिखा है फिर बी। अगर यहाँ पे पहले बी होता बाद में ए होता तो पहली वैल्यू बी में स्टोर होती, दूसरी वैल्यू ए में स्टोर होती। जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखेंगे, उनके एड्रेसेस को लिखेंगे, उसी सीक्वेंस में यह वैल्यूज उनमें स्टोर होंगी।
ए और बी की वैल्यू इनपुट करने के बाद मेमोरी में स्टोर करने के बाद अगली लाइन क्या एग्जीक्यूट होगी, इफ ए इक्वल्स टू बी। क्या ए और बी बराबर हैं, यह इस स्टेटमेंट में चेक किया जाएगा। कैसे, ए की वैल्यू मेमोरी से उठाई इसने 25, फिर बी की वैल्यू मेमोरी से उठाई 63। क्या 25 बराबर है 63 के, नहीं, यह फॉल्स आएगा। तो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन हमें क्या रिजल्ट देगी, फॉल्स। अर्थात इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। अब फॉल्स आया तो कौन सा काम होगा, इफ वाला या एल्स वाला, एल्स वाला। कहाँ पे आ गया कंट्रोल, एल्स पे। तो यहाँ पे उसने किस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट किया, नंबर्स आर नॉट इक्वल। प्रिंटएफ ने इस मैसेज को हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना है, नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि यह दोनों नंबर्स इक्वल नहीं थे। तो यह प्रोग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम दो वैल्यूज देंगे कंप्यूटर को और कंप्यूटर अपने आप चेक करके हमें बता रहा है कि वो दोनों नंबर सेम हैं या नहीं। इस तरह से हम इफ एल्स का प्रयोग करते हुए डिसीजन मेकिंग का काम करवा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे हुई, यह काम हुआ या यह काम होगा, इन दोनों में से एक काम को डिसाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन यूज की। यह कंडीशन डिसाइड कर रही है कि दोनों में से कौन सा काम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर, जो यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑपरेटर लगाया है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके यह कंडीशन बना सकते हैं और उसके रिजल्ट ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सा काम एग्जीक्यूट होगा। आइए अब एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यह भी इफ की एक अनदर फॉर्म है, एक और फॉर्म है, एक ऐसा रूप है जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तब हम इस एल्स इफ लैडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम कई कंडीशंस लगाएंगे, जो भी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी वह अपना काम करेगी, बाकी कंडीशंस चेक नहीं होंगी। पहली ट्रू कंडीशन जहां पे मिल गई इसमें, वहां पे वो स्टेटमेंट उसके साथ जो अटैच की हुई है वह एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद हम उस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। एक्चुअल में यह कई इफ एल्स स्टेटमेंट्स को आपस में चेन की तरह जोड़कर बनी होती है, इसलिए इसे चेन ऑफ मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। आइए अब इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले कंडीशन 1 लिखी, कंडीशन 2, कितनी भी कंडीशंस आप यहाँ पे इफ के साथ लिख सकते हो। जो कंडीशन ट्रू होगी वह उसके साथ रिलेटेड जो स्टेटमेंट है काम करेगी और वह काम करके उससे बाहर आ जाएगी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाला काम होगा ही होगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो इसको लिखना कैसे, देखिए, इफ के साथ पहली कंडीशन जो चेक करनी है, अगर यह कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 काम करके उससे बाहर आ जाएगा, परंतु अगर यह कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एल्स पे। फिर इसके साथ एक और कंडीशन मिल गई उसको, कंडीशन 2। अगर यह कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 काम करेगी और काम करके उससे बाहर आ जाएगी, परंतु अगर यह कंडीशन भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वह अगले एल्स पे चली जाएगी और उसके साथ जो अगला इफ ब्लॉक दिया है उसके साथ वाली कंडीशन टेस्ट होगी। इस तरह से वो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं मिलती अगले एल्स इफ ब्लॉक पे चली जाएगी, और अगर कोई भी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं मिलती तो उसने एंड में एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट, सिंगल एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देना है। तो इनमें से कोई एक काम होगा, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 अप टू एन, जितनी मर्जी स्टेटमेंट हो सकती हैं, इन सभी स्टेटमेंट्स में से कोई एक काम करवाना चाहते हैं वह एल्स इफ की सहायता से हम करवा सकते हैं। जिस कंडीशन में उसको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, जिस पहली कंडीशन के रिजल्ट में उसे ट्रू मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कंडीशंस तो सभी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कई बार ट्रू होती हैं, पर जो पहली कंडीशन ट्रू मिल गई उसे, वह उसके साथ अटैच्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वह बाकी कंडीशन को टेस्ट नहीं करेगा।
आइए अब इसके सिंटैक्स को इसके फ्लो चार्ट के साथ डिस्कस करते हैं। इस तरफ हमने इसका सिंटैक्स जो पिछली डायग्राम में देखा था वो लिखा हुआ है, और यह काम कैसे कर रहा है यह इस फ्लो चार्ट में आपको दिखाया गया है। आइए देखते हैं यह काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने कंडीशन 1 लिखी है, यहाँ पे ये यहाँ पे हमने मेंशन की है। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 काम करेगी, अर्थात यह काम करेगा, और यह काम करके उससे बाहर आ गए। जैसे कि यहाँ फ्लो चार्ट में दिखाया गया, स्टेटमेंट 1 पे काम किया तो उसके बाद वह उससे बाहर आके अगली स्टेटमेंट है जो यहाँ पे अगली स्टेटमेंट्स होंगी उन पे काम करेगा। परंतु अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वह एल्स ब्लॉक पर आकर दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो अगली इफ कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 काम करेगी, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट काम करेगी 2। तो स्टेटमेंट 2 काम करने के बाद हम कहां पे आ गए, अगली स्टेटमेंट पे, इसके बाद वाली। अगर यह कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तब हम कौन सी कंडीशन पे जाएंगे, उससे अगली, उससे अगली। इस तरह से यह अगली अगली कंडीशन है जो चेक करता रहेगा। कब तक चेक करेगा, जब तक कि उसे कंडीशन ट्रू ना मिल जाए। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिली तो वह क्या करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट है जो एल्स वाला ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर सभी कंडीशंस जो हमने यहाँ पे मेंशन की हैं अगर फॉल्स हो जाती हैं, ये देखिए ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तब यह डिफॉल्ट स्टेटमेंट काम करेगी। उसके बाद फिर हम अगली स्टेटमेंट पे फिर चले जाएंगे। इस तरह जो भी पहली कंडीशन ट्रू आएगी उसके अकॉर्डिंग कोई एक काम होगा ट्रू कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद वह उससे बाहर आकर उसके अगली स्टेटमेंट वाले काम को एग्जीक्यूट करेगा। आइए अब प्रोग्राम की सहायता से एल्स इफ लैडर को डिस्कस करते हैं। लैडर क्यों बोला जाता है यह पॉइंट भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं। एल्स इफ को लैडर क्यों, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, पौड़ी। जैसे हर इफ को उसके एल्स के साथ लगाया गया, अगर हर इफ को उसके एल्स के साथ, इफ को एल्स के साथ, तो यह एक स्टेप्स की तरह बन गई, एक सीढ़ी की तरह बन गई, इसलिए इसको एल्स इफ लैडर भी बोला जाता है। चेन ऑफ इफ एल्स कैसे बन गई, एक इफ एल्स ये है, फिर इफ एल्स ये आ गया, फिर इफ एल्स ये आ गया, तो कई इफ एल्स को जोड़कर एक चेन बनाएगी, इसलिए इसको चेन ऑफ इफ एल्स भी बोला जाता है। ये था क्यों हम इसको चेन ऑफ इफ एल्स या लैडर क्यों बोलते हैं। आइए अब हम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, कौन कौन से, मैथ, साइंस, टोटल। ये तीनों वेरिएबल कौन से टाइप के हैं, इंट। तो यहाँ पे मेमोरी में 3 ब्लॉक बनेंगे, एक मैथ के लिए, एक साइंस के लिए, एक टोटल के लिए। पहले ब्लॉक का नाम क्या मेंशन किया है हमने, मैथ। दूसरे ब्लॉक का नाम क्या मेंशन किया है, साइंस। तीसरे ब्लॉक का नाम क्या मेंशन किया है, टोटल। और एक वेरिएबल और हमने डिक्लेयर किया है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, PER, जो कि फ्लोट टाइप का है, अर्थात मेमोरी में एक और ब्लॉक बनेगा जिसका नाम PER हो गया और उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद हमने मैसेज शो कराया, एंटर मार्क्स इन मैथ एंड साइंस। ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है और आपसे स्कैनएफ के कारण यहाँ पे वैल्यूज की डिमांड कर रहा है। किसकी वैल्यू, मैथ और साइंस की, जो कि इंटीजर फॉर्म में हमने इनपुट करवानी है। हमने मैथ और साइंस की वैल्यू 52 एंड 60 स्पेस डाल के एंटर की है, तो 52 वैल्यू पहले वेरिएबल मैथ को चली जाएगी और दूसरी वैल्यू 60 साइंस को चली जाएगी। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में कैलकुलेशन होगी, मैथ की वैल्यू 52 उठाई प्लस साइंस की वैल्यू 60 उठाई, दोनों का टोटल 112 किस में स्टोर होगा, टोटल में। तो इस लाइन ने टोटल में कितना स्टोर करवा दिया, 112। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आर, हमने टोटल का मैसेज शो करवाया है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आर। और उसके बाद टोटल वेरिएबल को डिस्प्ले कराया है, टोटल में कितना स्टोर है, 112। यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 112।
उसके बाद हमने एक और फार्मूला लगाया है जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। यह भी एक्सप्रेशन है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड होती है। यह भी एक्सप्रेशन है, इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को यूज किया गया है। ऑपरेटर कौन से हैं? डिवाइड, मल्टीप्लाई, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेंड कौन से हैं? PER, टोटल, 100 एंड 200। ये दोनों लिटरल भी हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। टोटल में से 112 उठाया, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया? 56 आ गया। फिर 56 को PER जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पे कितना स्टोर होगा? 56.000 समथिंग। उसके बाद हमने printf मैसेज लगाया है। एग्जीक्यूशन देखिए आप कैसे चल रही है यहाँ पर अभी तक, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। यहाँ पे मैसेज क्या शो हो गया? लाइन चेंज करके हमने यहाँ पे लाइन चेंज करवाई। परसेंटेज मार्क्स आर कितना शो हो रहा? 56 पॉइंट समथिंग, जो भी मेमोरी में स्टोर था। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि उसका ग्रेड A शो हो, B शो हो, C शो हो या D शो हो। ये चारों में से एक ग्रेड शो हो जो कि डिपेंड करता है उसकी परसेंटेज पर। अब स्टूडेंट की परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम किया जाएगा। सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करेंगी। परसेंटेज की वैल्यू 56 उठाई, 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। क्या यह इफ ब्लॉक काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ट्रू होने पे यह काम करता है। अब एल्स पर आ गई। एल्स पे हमने आपको बताया कि कब आएगा एल्स पे, जब कंडीशन फॉल्स है। एल्स के साथ हमने फिर इफ कंडीशन लगाई है। यहाँ पे फिर कंडीशन टेस्ट होगी। परसेंटेज की वैल्यू 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। कंडीशन फिर से क्या होगी? फॉल्स। अब फिर इफ के साथ फॉल्स रिजल्ट आया है तो फिर कहाँ पे चला जाएगा कंट्रोल? एल्स पे। यहाँ पे फिर एक कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब रिजल्ट क्या बन गया? ट्रू। अब क्योंकि इसका रिजल्ट ट्रू है तो इफ के साथ जो स्टेटमेंट है, अटैच्ड स्टेटमेंट है, वह काम करेगी। printf ग्रेड C, यहाँ पे मैसेज क्या शो हो गया? ग्रेड C। उसके बाद यह इससे बाहर अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगी। अगली स्टेटमेंट है नहीं, कोई प्रोग्राम पूरा हो गया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट इस प्रोग्राम का आ गया। इस तरह मल्टीपल स्टेटमेंट में से या मल्टीपल कंडीशंस का प्रयोग करते हुए हम कई स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एल्स इफ स्टेटमेंट। आइए अब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स भी इफ की एक अनदर फॉर्म है, एक और फॉर्म है। इफ को यूज करने का एक और तरीका है। व्हेन कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स इज यूज्ड विद इन अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट, इट इज रेफर्ड टू एज नेस्टेड इफ एल्स। जब हम एक इफ एल्स ब्लॉक में एक और इफ एल्स ब्लॉक का प्रयोग करते हैं तब हम उसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगी। जैसे अभी यहाँ पे हमने एक इफ और एल्स ब्लॉक लिखा। इस इफ और एल्स ब्लॉक में हमने एक और इफ एल्स, इस इफ में एक और इफ एल्स लगा लिया और एल्स में फिर एक और इफ एल्स लगा लिया। तो इस तरह की स्टेटमेंट जब एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में ही इफ एल्स होगी, अकेले इफ में भी इफ एल्स हो सकती है, एल्स में भी इफ एल्स हो सकती है। आपके प्रोग्राम का लॉजिक क्या है उस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 इफ एल्स यूज कर रहे हैं। एक बाहर वाले इफ एल्स के अंदर 2 इफ एल्स ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं। अब या तो यह इफ एल्स ब्लॉक काम करेगा या यह इफ एल्स ब्लॉक काम करेगा। इन दोनों में से एक ही ब्लॉक इफ एल्स का जो इनर में लिखे हैं इनकी एक ही ब्लॉक काम करेगा और यह डिपेंड करेगा कंडीशन 1 के रिजल्ट पर। अगर कंडीशन 1 का रिजल्ट ट्रू होता है तब यह फर्स्ट ब्लॉक इफ एल्स का है जो वो काम करेगा। अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तब हम इस दूसरे इफ एल्स ब्लॉक पर काम करेंगे। अर्थात जब दो इफ एल्स में से कोई एक इफ एल्स को एग्जीक्यूट करना है तब हम उनको एक और इफ एल्स ब्लॉक में लिख देते हैं। अब इसमें फिर डिसाइड होगा कि यह स्टेटमेंट काम करेगी या यह स्टेटमेंट काम करेगी। यह किस पे डिपेंड करेगा? इस कंडीशन 2 के रिजल्ट पर। अगर यह ट्रू है तो यह स्टेटमेंट काम करेगी, अगर फॉल्स है तो यह स्टेटमेंट काम करेगी। कंडीशन 3 के ट्रू होने पर यह स्टेटमेंट काम करेगी और इसके फॉल्स होने पर यह स्टेटमेंट काम करेगी। आइए अब हम फ्लो चार्ट की हेल्प से इस नेस्टेड इफ एल्स की एग्जीक्यूशन फ्लो को समझते हैं। लेफ्ट साइड हमने यहाँ पे इफ एल्स के सिंटैक्स को लिखा है, कैसे इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे, और राइट साइड पे यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट किया है एक फ्लो चार्ट की हेल्प से। राइट पे हमने यहाँ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इफ एल्स, इस नेस्टेड इफ एल्स की एग्जीक्यूशन के फ्लो को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे सबसे पहली इफ कंडीशन 1 जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन की है, इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कंडीशन 2 वाला इफ एल्स काम करेगा या कंडीशन 3 वाला। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन 2 वाला ब्लॉक इफ एल्स काम करेगा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन 3 वाला इफ एल्स काम करेगा। अर्थात अगर यह कंडीशन ट्रू है तो यह इफ एल्स काम करेगा, अगर यह कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पर आकर वहां यह इस इफ एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। या 2 कंडीशन वाला इफ एल्स या 3rd कंडीशन वाला इफ एल्स, इन दोनों में से एक इफ एल्स ने काम करना है। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? अब जैसे आपको बेसिक रूल बताया है, कंडीशन ट्रू है तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट। अर्थात अगर कंडीशन 1 भी ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है तो यह स्टेटमेंट काम करेगी, यह स्टेटमेंट काम करेगी। अगर कंडीशन यह तो ट्रू है बट यह फॉल्स है, अर्थात यह तो ट्रू है यह फॉल्स है, तो कहाँ पे आगे हम एल्स ब्लॉक पे, ये काम करेगी। बेसिक रूल याद रखना है कि ट्रू के टाइम क्या काम होगा और फॉल्स के टाइम क्या काम होगा। जिस लाइन में हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हमने चलते आना है और कंडीशन के ट्रू या फॉल्स के रिजल्ट पर डिपेंड करते रहना है कि कौन सा पाथ आगे हमने सिलेक्ट करना है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती तो हम कहाँ पे चले जाते? कंडीशन 3 पे। अब अगर यह कंडीशन ट्रू हो जाती तो यह स्टेटमेंट काम करेगी, अगर फॉल्स हो जाती तो यह स्टेटमेंट काम करेगी। इन सभी स्टेटमेंट्स में से कोई एक ब्लॉक ही स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट होगा और वह डिपेंड करेगा कंप्लीटली कंडीशन के रिजल्ट पर। जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता रहेगा वैसे वैसे एग्जीक्यूशन पाथ बनता रहेगा और इनमें से कोई एक काम होने के बाद जो इसके बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इनमें से इन सभी कामों में से कोई एक काम होने के बाद हमारी इसके बाद वाली जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर है कोई तो वह काम करेगी, अदरवाइज प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम वहां पे नेस्टेड इफ का भी लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम एक प्रोग्राम की सहायता से इस नेस्टेड इफ को डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ए बी सी। तो सबसे पहले मेमोरी में इनको मेमोरी एलोकेट होगी, एक ए को, एक बी को, एक सी को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 वैल्यूज इनपुट कराई हैं ए बी सी मैसेज शो करवाने के बाद। मैसेज क्या शो हुआ? एंटर 3 नंबर्स। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू हमने स्पेस डालकर इनपुट करवा दी। पहली वैल्यू ए को जाएगी अर्थात ए की मेमोरी में 25 स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू 45 बी में स्टोर होगी। फिर तीसरी वैल्यू 26 सी में स्टोर होगी। तीनों वैल्यूज लेने के बाद यहाँ पे हमने डिसीजन मेकिंग का काम किया है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डिसाइड करना था कि इन सभी में से क्या शो हो। एक्चुअल में यह प्रोग्राम इन 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है उसको डिसाइड करने के लिए यह प्रोग्राम बनाया गया है। कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करके बताएगा, चेक करके बताएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसके लिए यह लॉजिक बनाया गया है। लॉजिक बिल्डिंग आपकी धीरे धीरे बनती रहेगी। आप बने हुए प्रोग्राम्स को पहले
समझना सीखें, वह काम कैसे कर रहे हैं वह सीखें, उसके बाद आपके खुद के लॉजिक भी आराम से बनने शुरू हो जाएंगे। अब हमारा बेसिक रूल क्या है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स यह चेक करना है। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 25, ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी है 45, 25 ग्रेटर देन 45 कंडीशन क्या हुई फॉल्स। तो पहला ब्लॉक काम करेगा या दूसरा ब्लॉक काम करेगा, दूसरा ब्लॉक काम करेगा, अर्थात कंडीशन फॉल्स होने पर इस एल्स ब्लॉक पर आ जाएगा कंट्रोल। यहाँ पे एल्स ब्लॉक पे आकर उसको क्या मिल गया, फिर सबसे पहले एक कंडीशन। तो इस कंडीशन में हमने बी की वैल्यू 45 मेमोरी से उठाई और सी की वैल्यू 26। 45 ग्रेटर देन 26 यह क्या हुआ ट्रू। ट्रू है तो इफ के बाद वाला काम होगा, एल्स वाला काम नहीं होगा। तो क्या मैसेज शो होगा, बी इज लार्जेस्ट, बी इज लार्जेस्ट। यह काम करके हम उससे बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। इस तरह से हम एग्जीक्यूशन फ्लो को वैसे वैसे आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना है, कंडीशन ट्रू है तो इफ के बाद वाला काम कराना है, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला। उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे एग्जीक्यूशन को स्विच करते रहे और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। यह लॉजिक, यह स्टेटमेंट्स इस तरह से लिखी गई हैं कि आप ए बी सी की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपको उन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वह शो कर देगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी अगली ब्रांचिंग स्टेटमेंट जिसे स्विच केस स्टेटमेंट कहा गया है। दिस इज ए मल्टी-वे ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू मेक मल्टी-वे डिसीजंस। यह मल्टी-वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाती है जिसे मल्टी-वे डिसीजंस के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मल्टी-वे डिसीजंस को करवाने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु स्विच केस की सहायता से इस काम को अच्छी तरह से आसानी से किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट में हमारे पास कई स्टेटमेंट्स आएंगी जिनमें से किसी एक स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन होगी। जैसे हम मल्टीपल इफ एल्स की जो चेन हमने प्रीवियस टॉपिक किया था उसमें डिस्कस किया था, वैसे ही इसमें भी मल्टीपल इफ एल्स की एक चेन की तरह स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी जिनमें से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी। कैसी होगी आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द स्विच केस स्टेटमेंट इन सी इज एन इजी वे टू सेलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल केसेस। इसमें हम अलग अलग केसेस बनाकर उसमें स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल और एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाइड विद द केस कीवर्ड। स्विच केस में हम हर एक केस ब्लॉक में केस कीवर्ड के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। स्विच के साथ मेंशन किया गया वेरिएबल या वैल्यू या एक्सप्रेशन इन केसेस के साथ मैच करता है। स्विच स्टेटमेंट की वैल्यू जिस केस के साथ मैच कर जाती है वह केस अपने स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई भी केस मैच नहीं किया स्विच के वेरिएबल के साथ, तब इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, वह एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एल्स ब्लॉक की तरह काम करता है। When a match is found, statement or a block of statements associated with that case is executed. जब किसी केस कीवर्ड के साथ लगी हुई वैल्यू स्विच की हुई वैल्यू के साथ मैच कर जाती है तो वह उस केस के साथ वाला स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो जुड़ा होता है वह एग्जीक्यूट हो जाता है। आइए आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, आपको यह कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए अब कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इफ एल्स और स्विच के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन इफ एंड स्विच कंस्ट्रक्ट इज दैट इफ इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वी हैव टू टेस्ट ए रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन। जब हमने किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को किसी रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ टेस्ट करना होता है तब हम इफ कंस्ट्रक्ट को, इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं या इफ एल्स को यूज करते हैं। रेंज का मतलब जैसे परसेंटेज लेस देन 35,
इसमें हम परसेंटेज की वैल्यू की रेंज 35 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं सभी इस रेंज में कवर होती हैं। तो इस तरह के रेंज कंपैरिजन के जो काम हैं वो काम हम स्विच में नहीं कर सकते। स्विच में हम किसी वेरिएबल को स्विच करते हैं और उसकी वैल्यू केसेस में दी गई जो लिस्ट है वैल्यूज की उसके साथ कंपेयर करते हैं। क्या स्विच की हुई वैल्यू किसी केस के साथ केस वैल्यू के साथ मैच कर रही है? अगर मैच कर रही है तो उस केस के साथ एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज उनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल केस में हम किसी वैल्यू को जब सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं जैसे v1, v2, v3, v4, v5। जब हमने किसी वैल्यू को चेक करना है कि वह इस सेट में है या नहीं, यहाँ पे हमारे पास सभी वैल्यूज क्या हैं? प्री डिफाइंड हैं। हमारे पास सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज का एक पूल है, एक सेट है। अगर हमारी वैल्यू जो हमने स्विच की हुई है वह इन वैल्यूज के सेट में मौजूद है जिन्हें हम अलग अलग केसेस में यूज़ करेंगे, इनके साथ मैच कर जाती है, तब वह केस उसके साथ जुड़ा हुआ ब्लॉक है जो केस के साथ वह एग्जीक्यूट होगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, हमारे पास पहले वैल्यूज का सेट डिफाइन होगा, उसके बाद ही हम इस स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं। स्विच केस में हम इस तरह की कंडीशंस को नहीं लगा सकते। आइए अब देखते हैं कि कैसे स्विच केस का प्रयोग हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। बाकी जब आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हो गया, इसका सिंटैक्स हो गया, तो यह कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम स्विच केस के सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्विच एक कीवर्ड है जो कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। केस भी एक कीवर्ड है जो स्विच के अंदर हम यूज़ करते हैं अलग अलग वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे ये केस लेवल बोले जाते हैं, इनको हम बोलते हैं केस लेवल। हम स्विच के साथ एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन को अटैच करते हैं। इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को इन केस लेवल के साथ मैच करते हैं। केस लेवल हमेशा कोलन से डिफाइन होता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही स्विच के बाद भी सेमीकोलन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्विच के बाद? क्योंकि सेमीकोलन का मतलब है स्विच यहीं पे खत्म हो गया, जबकि स्विच तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक काम कर रहा है। लेवल के लिए हमने हमेशा कोलन यूज़ करना होता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ करेंगे। आगे भी हम गोटू में लेवल का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे हम लेवल को डिफाइन करने के लिए हम हमेशा कोलन का प्रयोग करते हैं। इस लेवल में हम कोई वैल्यू बताएंगे जिसको हमने इस वेरिएबल के साथ मैच करना है। इस तरह से हम अलग अलग केस बना के अलग अलग वैल्यूज इन केसेस के साथ अटैच करेंगे। कितने मर्जी केस हो सकते हैं, कितने मर्जी कांस्टेंट वैल्यूज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी यूज़ करते हैं हम। यह केस 1, केस 2, एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी देयर, केस n, और एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। हमारी इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल के वैल्यू को हम सबसे पहले केस के साथ मैच करेंगे। अगर हमारी इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू इस केस के लेवल के साथ मैच कर जाती है तब कंप्यूटर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे मैच हो जाती है वैल्यू तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक ने कंट्रोल को इस कंट्रोल स्टेटमेंट से स्विच केस से बाहर ले आना है, और इसके बाद जो भी आगे स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। बाकी केसेस या डिफ़ॉल्ट केस काम नहीं करेगा। परंतु अगर यह मिसमैच हो गई, इसकी वैल्यू इसके साथ मैच नहीं हुई, तो वह अगले केस पर जाएगा। यह काम स्किप करके अगले केस पर जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू इस कांस्टेंट वैल्यू, सेकंड कांस्टेंट जो हमने जहाँ पे लेवल दिया है उसके साथ मैच होगी।
अगर इस केस लेवल के साथ उसकी वैल्यू मैच हो गई तो वह इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कंट्रोल को फिर इससे बाहर ले आएगी। इसी तरह से अगर यह केस भी इस वेरिएबल के साथ वैल्यू के साथ मैच नहीं हुआ तो अगला केस मैच होता रहेगा। जब किसी भी केस की वैल्यू इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन से मैच हो गई तब वह कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके उससे बाहर आ जाएंगी। परंतु अगर किसी भी केस के साथ यह मैचिंग नहीं हुई, किसी भी केस लेवल के साथ इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं होती तो अंत में डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलेगा ही चलेगा जो एल्स ब्लॉक की तरह काम करता है। अर्थात सभी केसेस इफ ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं। जिस केस की कांस्टेंट वैल्यू या लेबल उस वेरिएबल के साथ मैच हो जाएगा उससे एसोसिएटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक से हम उससे बाहर आ जाएंगे। परंतु अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो एल्स की तरह यह डिफ़ॉल्ट ब्लॉक काम करेगा और यह काम करने के बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल है वो हमेशा और हमेशा कोई इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। वहाँ पे आप फ्लोट वैल्यूज यूज़ नहीं कर सकती, फ्लोट एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकती। इंटीजर वैल्यूज में यहाँ पे इंटीजर टाइप में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं? कैर है, इंट है, लॉन्ग है या शॉर्ट है। इन डाटा टाइप्स के प्रयोग से ही हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाकर यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट या डबल टाइप की वैल्यूज़ को या एक्सप्रेशंस को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अगर इन डाटा टाइप्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं डे 1 से डे 5 वो एक बार ज़रूर देखिए, ताकि ये जो प्रोग्राम्स हम जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग हो रही है, वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आइए अब हम इसको इसके फ्लो चार्ट के साथ कंपेयर करते हुए डिस्कस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे सिंटैक्स दिया है स्विच केस का और राइट साइड पे उसकी फ्लो चार्ट को डिफाइन किया है। जैसे कि फ्लो चार्ट में भी देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्विच के साथ हमें कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन डिफाइन करनी होती है जिसकी वैल्यू हम इन केसेस के साथ मैच करवाना चाहते हैं, इन केस लेबल्स के साथ मैच करवाना चाहते हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर पहले केस वैल्यू के साथ या पहले केस लेबल के साथ मैच हो जाती है तो उससे एसोसिएटेड ब्लॉक काम करके हम उससे बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो स्विच के बाद वाली, अर्थात यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू इस केस लेवल के साथ मैच नहीं होती तब वह अगले केस लेवल की वैल्यू के साथ मैच की जाती है। अगर इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू इस केस लेवल के साथ मैच हो जाती है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा, इसके साथ जो एसोसिएटेड ब्लॉक है वह एग्जीक्यूट होगा और काम करके उससे बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर यह केस भी मैच नहीं होता तो अगले केसेस को यूज़ किया जाएगा उस वैल्यू के साथ मैच करने के लिए। जो भी केस इन वैल्यूज से मैच हो गया उस केस से एसोसिएटेड ब्लॉक है अपना काम करके उससे बाहर आ जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट के कारण उससे बाहर आ जाएगा। जैसे यह ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3, कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक n और डिफ़ॉल्ट। अगर इस स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें से किसी भी केस लेवल के साथ मैच नहीं करती तो स्विच कहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है? डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जो ब्लॉक दिया है वो अपना काम करके अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट किसकी तरह काम करता है? एल्स ब्लॉक की तरह। केस किसकी तरह काम कर रहे हैं? इफ़ कंडीशन की तरह। आइए अब जानकारी हासिल करते हैं कि ब्रेक कीवर्ड का क्या काम है। यहाँ पे वैसे हम सिंटैक्स में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ ब्रेक कीवर्ड्स यूज्ड इन द स्विच कंस्ट्रक्ट आर ओमिटेड देन आउटपुट विल बी डिफरेंट। अगर हम स्विच केस स्टेटमेंट्स में ब्रेक को ख़त्म कर दें, ओमिट कर दें, अर्थात बिना ब्रेक
लगाए हम स्विच केस का प्रयोग करते हैं तब क्या होगा। वैल्यू इज कंपेयर्ड 1 by 1 विद कांस्टेंट वैल्यूज या लेबल्स फॉलोड बाय द केस स्टेटमेंट इन द स्विच कंस्ट्रक्ट। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर स्विच की हुई वैल्यू को 1 by 1 कांस्टेंट वैल्यूज के साथ मैच करेगा, जैसे हमने नॉर्मल एग्जीक्यूशन पिछले सिंटैक्स में देखी थी। जिस किसी भी केस के साथ उसकी वैल्यू मैच कर गई तो प्रोग्राम ने, कंप्यूटर ने उस केस के साथ एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देने हैं। बट उसके बाद वाले जितने भी केस हैं वो सभी, उनकी सभी स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी हाँ, अगर हम ब्रेक नहीं लगाते स्विच केस में तो जो केस मैच कर गया वह तो अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। उस केस के बाद जितने भी केसेस या डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स हैं उनमें जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वह सभी भी एग्जीक्यूट होंगी अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ। अर्थात एक केस मैच करने के बाद जब उसे मैच मिल गया तो वह बाकी केसेस के लेवल को मैच नहीं करेगा। बिना मैच करे वह अगली केस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि उसे ब्रेक नहीं मिल जाता या जब तक कि स्विच कंस्ट्रक्ट है, जो स्विच स्टेटमेंट है, वह पूरी नहीं हो जाती। इस फिनोमिना को, इस सिस्टम को हम फॉल थ्रो कहते हैं। जब ब्रेक का प्रयोग नहीं किया जाता तब जो मैचिंग केस है वहां से लेकर जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता या जब तक स्विच पूरी नहीं होती तब तक जो कंट्रोल है नीचे की तरफ गिरता रहता है और इस फिनोमिना को फॉल थ्रो बोला जाता है। तो इस फॉल थ्रो से बचने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? ब्रेक कीवर्ड। एक प्रोग्राम की सहायता से हम देखेंगे कि ब्रेक लगाने से आउटपुट में क्या अंतर आएगा और ब्रेक ना लगाने से आउटपुट में क्या अंतर आएगा। आइए अब हम स्विच केस को प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। यहाँ पे हमने एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है। मेमोरी में ch नाम की एक लोकेशन बनेगी जिसमें कोई करैक्टर डाटा कौन सा होता है? कीबोर्ड पर जितने भी सिंबल हैं, चाहे वो करैक्टर अल्फ़ाबेट है, चाहे डिजिट है, चाहे कोई स्पेशल सिंबल है, कोई भी है करैक्टर जो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए करैक्टर। कोई भी वैल्यू सिंगल करैक्टर इसमें स्टोर करवा सकते हैं, जिसके लिए हम %C कोड, फॉर्मेट कोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे एंटर एनी करैक्टर मैसेज आएगा printf के कारण और ch की वैल्यू को वो डिमांड करेगा। तो यहाँ पे ch की वैल्यू हमने e एंटर कर दी। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि e को बिना कोट्स के ही लिखना है। जब आप असाइनमेंट स्टेटमेंट की सहायता से इस करैक्टर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाएंगे तब सिंगल कोमा लगाना जरूरी होता है। रन टाइम पे हमने कोमा यूज नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको पहले डाटा टाइप वाले लेक्चर में बताया था। जब भी हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से करैक्टर डाटा स्टोर करवाते हैं, तब उसे करैक्टर डाटा को सिंगल कोट्स में लिखना जरूरी होता है। बट रन टाइम पे जो हम ब्लैक स्क्रीन पे जब भी कोई करैक्टर इनपुट करवाएंगे तो उसके लिए सिंगल कोमा जरूरी नहीं होता। तो यह ई वैल्यू किस में स्टोर हो गई जो एंटर करवाई? ch में। उसके बाद हम किस वेरिएबल को स्विच कर रहे हैं? ch को। तो स्विच में हमने ch वेरिएबल डाल दिया कि भाई आप ch की वैल्यू को इन केसेस के साथ मैच करो। अब ch की वैल्यू e इन केसेस के साथ मैच होगी। पहले केस के साथ मैच हुई। क्या e a के बराबर है? नहीं है, तो वह अगले केस पे चला गया। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि केस मैच नहीं हुआ। फिर e इस केस लेवल के साथ मैच हो रहा है। e इक्वल्स टू e ट्रू है। यह केस मैच कर गया तो यह printf काम करेगा, यह ब्लॉक काम करेगा। यहाँ पे मैसेज क्या लिखा है? e इज ए वोवेल करैक्टर, हमें आउटपुट मिल जाएगी स्क्रीन पे। उसके बाद क्या लगा हुआ? ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या है?
कंट्रोल को उससे बाहर, स्विच केस से बाहर ले आना। उसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं जहां पे, तो प्रोग्राम खत्म। तो इस तरह से स्विच के साथ दिए गए वेरिएबल या एक्सप्रेशन को इन केसेस के साथ मैच किया जाता है। इसकी वैल्यू जिस भी किसी केस के साथ मैच कर जाती है उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके, उनके बाद ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके वह उससे बाहर आ जाता है। परंतु अगर इसकी वैल्यू किसी भी केस के साथ मैच ना हुई तो डिफॉल्ट वाला काम करके वह उससे बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ई की जगह जेड इनपुट करवाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ई की जगह जेड इनपुट करवाया, तो सी एच में क्या स्टोर है अब यहाँ पे जेड। क्या जेड ए के साथ मैच कर रहा है? नहीं। फिर अगले केस पे आ गया, क्या जेड ई के साथ मैच कर रहा है? नहीं। फिर अगले केस के साथ आ गया, क्या जेड आई के साथ मैच कर रहा है? नहीं। फिर अगले केस के साथ आ गया, क्या जेड ओ से मैच कर रहा है? नहीं। क्या जेड यू से मैच कर रहा है? नहीं। तो इन किसी भी केस के साथ जेड की वैल्यू, सी एच की वैल्यू मैच नहीं हो रही। किसी भी केस लेवल की वैल्यू इस जेड सी एच वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा? वो स्विच डिफॉल्ट वाला काम करेगा। उसने डिफॉल्ट में जाकर नॉट ए वोवेल कैरेक्टर मैसेज शो करके प्रोग्राम को खत्म कर देना है। तो ये था कैसे केस या डिफॉल्ट काम करते हैं और ब्रेक का पर्पस क्या है। ब्रेक, जहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे भी कंट्रोल को ब्रेक मिल गया तो वह कंट्रोल को, एग्जीक्यूशन फ्लो को उससे बाहर ले आएगा। इस बात का ध्यान रखना है अपनी। आइए अब इसी प्रोग्राम को बिना ब्रेक के, कुछ जगह पर हम ब्रेक हटा देते हैं तो प्रोग्राम में क्या अंतर आएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। विदाउट ब्रेक्स स्विच केस प्रोग्राम एग्जांपल है। ब्रेक स्टेटमेंट के बिना हमने यहाँ पे कुछ जगह पर ब्रेक हटा दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ पहले केस के साथ ब्रेक लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, एक यहाँ पे ओ केस, ओ लेवल के साथ ब्रेक, यहाँ पे भी कोई ब्रेक नहीं है। तब इसकी एग्जीक्यूशन सेम वैसे ही होगी जैसे पिछला प्रोग्राम किया है। सबसे पहले सी एच को मेमोरी एलोकेट हुई, कैरेक्टर डाटा स्टोर कराने के लिए। मैसेज शो होने के बाद यहाँ पे हमने एक वैल्यू इनपुट करवाई ई। ई वैल्यू किसको मिल गई? सी एच को। किसने वैल्यू एक्सेप्ट की? स्कैनएफ ने। अब सी एच में क्या स्टोर हो गया? ई, जैसे पिछले प्रोग्राम में देखा था हमने। तो सी एच की वैल्यू जो ई है वो पहले इस केस के साथ मैच करेगी। क्या ई ए के इक्वल है? नहीं, मिसमैच हुआ तो अगले केस लेवल के साथ मैच होगी। क्या ई के बराबर है? तो यह वैल्यू इस केस लेवल के साथ मैच हो रही है। तो इस केस के साथ एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट है ई इज वोवेल कैरेक्टर, यह एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको, इसके आगे ब्रेक नहीं मिला तो उसने बिना केस चेक किए अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। ये मैसेज हमें शो हो गया आई इज ए वोवेल। इसके बाद भी ब्रेक नहीं है, उसने बिना केस चेक किए, अगला केस चेक किए बिना अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी, ओ इज ए वोवेल। ओ इज ए वोवेल शो हो गया। इसके बाद उसको ब्रेक मिल गया तो उसने कंट्रोल को बाहर भेज दिया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉल थ्रो मीन्स कंट्रोल लगातार नीचे की तरफ गिरता आ रहा है बिना कोई केस चेक किए। जिस केस के साथ हमारी ये स्टेटमेंट या वेरिएबल मैच हो गई, उस केस को चेक करने के बाद, मैच करने के बाद बाकी केसेस मैच या टेस्ट नहीं होंगे और हमारा जो एग्जीक्यूशन फ्लो था वो फॉल थ्रो के कारण नीचे की तरफ जाता जा रहा है जब तक कि उसे ब्रेक ना मिल जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक ना होता तब क्या होता? फिर यह स्टेटमेंट भी चलती, यू इज वोवेल कैरेक्टर, यहाँ पे मैसेज आता यू इज वोवेल कैरेक्टर। फिर इसके बाद भी ब्रेक नहीं था, क्या शो करता? नॉट ए वोवेल कैरेक्टर, ये भी आ जाता नॉट ए वोवेल कैरेक्टर। तो
यहाँ पे क्या हो गया, स्विच खत्म, अब इससे बाहर आ जाएगा। अर्थात ब्रेक इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो भी केस मैच कर गया वह अपना काम करके अगले केस को एग्जीक्यूट ना करे, फॉल थ्रो ना हो और हम उससे बाहर आ जाएं। अदरवाइज फॉल थ्रो कब तक होगा, जब तक उसे ब्रेक नहीं मिलता या जब तक हमारा स्विच केस पूरा नहीं हो जाता। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या उससे संबंधित अलग वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे ताकि आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। जल्दी ही अगला लेक्चर लेकर हाजिर होंगे। उस लेक्चर में हम जो बाकी के कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, लूपिंग एंड जंपिंग, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर या हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।